द कोर्ट, द एविडेंस एंड अ मॉब। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक ऐसी स्टोरी जहाँ एक कोर्ट, ढेर सारा एविडेंस और एक मैसिव एंग्री मॉब आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अनफोल्ड होने में करीब 3 डेकेड्स यानी 3 दशक लग गए, और इसकी एंडिंग वही तो इस केस को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। चलो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल मिस्ट्री ये है जो आज हम अनपैक कर रहे हैं, वो है डबल मर्डर में कॉन्विक्टेड लोग कैसे एक्विटेड हो गए। सोचो तो सही, 2 लोग मरे थे, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया, हाई कोर्ट भी अग्री हो गया, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 कॉन्विक्ट्स को वॉक फ्री कर दिया। ये कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, करीब 30 साल पहले, 1988 में। ये एक इंसिडेंट था जहां लैंड डिस्प्यूट के बारे में झगड़ा था। बिहार के अगर अंदर हम बात करें, नवंबर 20, 1988 को करीब सुबह 8 बजे की बात है। मोटिव था एग्रीकल्चरल सेटलमेंट लैंड को लेकर डिस्प्यूट था जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने असाइन की थी। इन्फॉर्मेंट ने इस जमीन पर एक दिन पहले ही पैडी क्रॉप हार्वेस्ट की थी, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 20 नवंबर 1988 को, जहां बिहार के अंदर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के ऊपर डिस्प्यूट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने असाइन की थी लैंड, और इन्फॉर्मेंट ने पैडी क्रॉप जस्ट एक दिन पहले ही हार्वेस्ट की थी। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक आदमी था मेघू महातो और एक सरजुग महातो। इन दोनों ही पर्सन्स की यहाँ डेथ हो जाती है, और करीब 400 से 500 मॉब जो है वो इकट्ठा होती है और जगदीश महातो के ऊपर अटैक करती है। ये कैसे होता है? ये डिस्प्यूट पहले से ही विलेज में काफी टेंशन बना चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक एम्बुश उनका वेट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं करीब 400 से 500 लोगों को, एक मॉब की, जो आर्म्ड थे, गन्स, कंट्री मेड पिस्टल्स, स्पेयर्स, एक्सेस, चॉपर्स, स्वॉर्ड्स, स्टोन्स और न जाने क्या। जैसे ही वो भी वहां आते हैं, और वहां आते ही आई विटनेस जक्ष महत जो सर्वाइव कर गया, उन्होंने कहा कि उन्हें सब तरफ से सराउंड कर लिया गया। पहले स्टोन्स उनके ऊपर फेंके गए, फिर उन पर लाठी और फरसा से असॉल्ट किया गया, ब्रूटल अटैक किया गया, और ब्रूटल अटैक में 2 लोगों की जान चली गई, दैट इज मेघू महातो और सरजुग महातो। मेघू महातो कौन है? मेघू महातो इस जगदीश महातो का भाई है। तो इन 2 पर्सन्स की डेथ हो गई। अब ये 3 दशक जो है लीगल जर्नी की, इसमें करीब इतनी बार वायलेंस हुआ, लड़ाई हुई, और ये लड़ाई कोर्ट रूम तक चली गई जो 3 डेकेड्स तक चली। अब ट्रायल कोर्ट ने तो 1990 में 21 लोगों को कॉन्विक्ट किया है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दी। फिर 2013 में हाई कोर्ट ने 11 लोगों की कॉन्विक्शन भी अपहोल्ड कर दी। जब केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजेस ने एविडेंस को फ्रेशली कंसिडर किया। उन्हें केस की फाउंडेशन में सीरियस प्रॉब्लम्स मिले। सुप्रीम कोर्ट को ये जांच करना था कि क्या हाई कोर्ट ने जो कॉन्विक्शन को अफर्म किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, दैट इज सेक्शन 149 आईपीसी की इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन को जांचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जांचते हुए 7 रिगरस टेस्ट निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब वायलेंस और अनलॉफुल असेंबली वाले केसेस में जस्टिस की सेफगार्डिंग के लिए 7 रिगरस टेस्ट लगाए। तो आइए देखते हैं, एक एक टेस्ट के बारे में समझते हैं। पहला टेस्ट है एसेंशियल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिए जैसा आप लोग जानते हैं कि सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये लॉ कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी लगाता है। इसके लिए ये एसेंशियल कंडीशंस 4 जरूरी है। पहला है असेंबली का साइज। असेंबली का साइज जो है वो मिनिमम 5 और मोर पर्सन्स होना चाहिए। दूसरा है ऑफेंस का कमिट होना। जो भी अनलॉफुल असेंबली है, कि अनलॉफुल असेंबली की किसी भी मेंबर द्वारा ऑफेंस किया गया हो, ये जरूरी है। दूसरा, ऑफेंस का कमीशन होना। तीसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट। द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड टू अटेन द कॉमन ऑब्जेक्ट और द असेंबली, मतलब ऑफेंस उस असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए किया गया हो। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब जो मेंबर्स हैं अनलॉफुल असेंबली के, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पाने के लिए लाइकली टू बी कमिटेड है।
तो कोर्ट ने कहा कि इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन जो है इसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना चाहिए, सख्ती से समझा जाना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। आइए अब समझते हैं टेस्ट नंबर 2 कि कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कॉमन ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या बता रहा है ये। कॉमन ऑब्जेक्ट इज द पर्पस और डिजाइन विच इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब क्या पर्पस है, क्या डिजाइन है, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर आए हैं, इस पर्पस से आए हैं, वही चीज कॉमन ऑब्जेक्ट बताता है। एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉमन इंटेंशन एज इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर कॉन्सर्ट और प्री अरेंज्ड प्लान। मतलब अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो सभी मेंबर्स के द्वारा ये शेयर किया गया हो, इसका पर्पस और डिजाइन, और इसके लिए जो प्रायर कॉन्सर्ट है या पहले से सहमति जरूरी नहीं है। ये स्टैब्लिश किया जाता है गैदरिंग जो भी है उनके कैरेक्टर से, कॉम्पोजिशन से, वेपन्स जो भी साथ में लेके आ रहे हैं, जो भी हथियार लेकर आ रहे हैं, उनके कंडक्ट और बिहेवियर से। इंसिडेंट से पहले भी देखा जाएगा, उस दौरान भी देखा जाएगा और उसके बाद भी, और अंडरलाइन जो भी मोटिव है, इन सभी चीजों से कॉमन ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाएगा कि असेंबली का नेचर क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या कॉम्पोजिशन है, किस टाइप के वेपन्स लेके जा रहे हैं, क्या लाठी है, गंदसा है या फिर पिस्टल है, क्या कंडक्ट है, बिहेवियर है उन मेंबर्स का, और अंडरलाइन मोटिव क्या है, रीजन क्या है बिहाइंड दिस असेंबली। अब तीसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहले टेस्ट, 2 टेस्ट हमें समझ में आ गए। पहला टेस्ट था कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जो कि सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी में बता रखा है उसमें क्या क्या असेंशियल्स की जरूरत है। दूसरी बात, उसी असेंशियल से हमने एक सेकंड टेस्ट निकाला कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके लिए क्या क्या असेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, किस चीज को देखते हुए हमें पता लगेगा कि हाँ इस अनलॉफुल असेंबली के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट की जरूरत थी या नहीं थी। अब तीसरा टेस्ट है इनोसेंट बायस्टैंडर्स वर्सेस मेंबर। अच्छा, जब एक पूरा मॉब है 400-500 लोगों का, उनमें से ये छांटना कि कौन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे और कौन सिर्फ और सिर्फ पैसिव ऑनलुकर्स थे, कौन सिर्फ पैसिवली खड़े थे, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसी चीज को देखते हुए जो लोग आइडली क्यूरोसिटी या कमोशन के चलते ज्वाइन हुए थे और क्रिमिनल पर्पस शेयर नहीं करते थे, वो जस्ट नियर बायस्टैंडर्स हैं। और प्रोसिक्यूशन का बर्डन था कि ये वो स्टैब्लिश करे कि अक्यूज्ड पर्सन्स ने कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर किया था। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। आइडल क्यूरोसिटी में इनका कोई शेयर्ड ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये सिर्फ और सिर्फ नियर बायस्टैंडर्स ही कहलाएंगे, और ये बर्डन किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन है। अब आइए चलते हैं टेस्ट नंबर 4 पे, दैट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ प्रूडेंस जिसे हम मसालती टेस्ट भी कहा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट इन मॉब केसेस। अब मॉब केसेस में जो इनोसेंट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी लार्ज मॉब्स है या फैक्शन फाइट्स होती है, इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो ना वो बेसिकली रूल ऑफ कॉशन को स्ट्रिक्टली अडेयर करता है। सख्ती से रूल ऑफ कॉशन का पालन किया जाता है। ये टेस्ट जो है इनोसेंट स्पेक्टेटर्स को रॉन्गफुली कन्विक्ट होने से सेफगार्ड करता है। सो स्टैंडर्ड फॉर कन्विक्शन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर कन्विक्शन है if only if supported by consistent account of 2 or more reliable witnesses। तो अगर बहुत सारे ऑफेंडर्स है तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर रिलायबल 2, 3 और मोर रिलायबल विटनेसेस का कंसिस्टेंट अकाउंट जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, वो वर्जन सपोर्ट करना चाहिए। और ये सेफगार्ड भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैक्शन रिडन जो सोसाइटीज़ होती हैं इनमें ऑपोजिट फैक्शंस के ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की टेंडेंसी होती है। सो इसी वजह से इस टेस्ट को लेके आया कि आपको इनोसेंट बायस्टैंडर्स को जो है अलग करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है उस पर्टिकुलर मॉब में। सो इसके लिए ये ज़रूरी है। कितने? 2, 3 और मोर रिलायबल विटनेसेस। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंजर्ड आई विटनेस टेस्टिमनी। जैसा कि आप जानते हैं एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही प्रिंसिपल विटनेस है जिसके कहते हैं हम आई विटनेस। अब इस आई विटनेस की टेस्टिमनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी इवैल्यूएट करना जरूरी है।
एक स्पेशल टेस्ट स्टेटस दिया जाता है इन लोगों को जिनकी आई विटनेस की टेस्टिमनी है, जैसे क्योंकि उनकी जो इंजरीज हैं उनकी प्रेजेंस को क्रेडेंस देती है, लेकिन फिर भी ये टेस्टिमनी जो है ये रिगरस स्टैंडर्ड्स मीट करनी चाहिए। विटनेस को रियल कल्प्रिट्स को एस्केप ना होने देने और अक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट ना करने के लिए क्रेडिबल होना चाहिए। इसीलिए विटनेस की क्रेडिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, तभी प्रोसिक्यूशन जो है अपना बर्डन पूरा कर पाएंगी। तो यहाँ प्रेजेंस जो है इट कैन नॉट बी डाउटेड अनलेस देयर आर मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस इन द एविडेंस। सो ये प्रेजेंस जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट तभी कर पाएंगे जब आप मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। दूसरी चीज क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी, और तीसरी चीज कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, एग्जैजरेशंस तो नहीं है कोई उनकी टेस्टिमनीज में। सो इस केस में जो विटनेसेस होते हैं उनकी टेस्टिमनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज और एम्बेलिशमेंट्स जैसे भरी थी। सो मैटर की रूट पर अगर हम स्ट्राइक करें तो इसलिए इस पर रिलाय करना भी सेफ और अनसेफ होता है, इस पर्टिकुलर टेस्ट को भी ध्यान रखा जाता है। अब इन सभी टेस्ट को हम अपने पर्टिकुलर फैक्टर सिचुएशन में जब अप्लाई करेंगे तब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसकी तरफ चलेंगे। अभी हाल में टेस्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने टेस्ट 1 देख लिया। टेस्ट 1 में क्या था, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो कि सेक्शन 149 के अंदर बता रखी है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसी के अंदर जो कॉमन ऑब्जेक्ट था इसको हमने डिस्कस कर लिया कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे पता लगता है और ये डिफरेंस होता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है कॉमन इंटेंशन से। तीसरी चीज इनोसेंट बायस्टैंडर्स को हमें अलग करना होगा। चौथी चीज इन्हीं इनोसेंट बायस्टैंडर्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा, और यहाँ पर जो रूल ऑफ प्रूडेंस है ये बहुत रूल ऑफ कॉशन की तरह यूज करना होता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना होता है। इसे मसालती टेस्ट भी कहते हैं। और पांचवा टेस्ट है जो इंजर्ड आई विटनेस है, जो उस पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली जब हुई उसी टाइम पर वो प्रेजेंट था और उसे इंजरी भी हुई है, उसकी जो टेस्टिमनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ डिपेंड करती है जब प्रोसिक्यूशन इसे प्रूव कर पाता है नहीं कर पाता, और कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है उनके टेस्टिमनीज में, ये चीज़ भी देखी जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आगे चलते हैं टेस्ट नंबर 6 में। एविडेंस की बात करें तो टेस्ट नंबर 6 कहता है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑक्यूलर एविडेंस एंड मेडिकल एविडेंस। सो ऑक्यूलर टेस्टिमनी क्या होती है, जो आई विटनेस ने खुद ने देखा है वो अकाउंट्स। यहाँ जनरल रूल क्या है, इसकी एक ग्रेटर एविडेंशियरी वैल्यू है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बता रखा है कि कब मेडिकल एविडेंस प्रिवेल करता है। सो आमतौर पर ऑक्यूलर टेस्टिमनी या आई विटनेस की अकाउंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो मेडिकल एविडेंस से ज्यादा होती है। लेकिन मेडिकल एविडेंस कब प्रिवेल करता है, जब मेडिकल एविडेंस ओरल टेस्टिमनी को इम्प्रॉबेबल बना दे या ऑक्यूलर एविडेंस के ट्रू होने की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रूल आउट कर दे। तो इन सिचुएशंस में ऑक्यूलर एविडेंस को डिसबिलीव किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करें अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी जो फैक्चुअल सिचुएशन है, यहाँ हम देखें तो जो PW3 थे उन्होंने यही क्लेम किया था कि उसके लेग पर एक गंडासा या फिर एक्स। PW3 ने कॉन्ट्रडिक्ट क्या किया कि उनकी लेग पर गंडासा या फिर एक्स, इससे चोट लगी या असॉल्ट किया गया है उनके साथ में। और लेकिन जब हम देखें तो एविडेंस में, मेडिकल एविडेंस में लेग पर कोई इंजरी ही नहीं मिली है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर PW5 ने जो लाठीज क्या है, एक तरीके से ब्लंट ऑब्जेक्ट है, एक ब्लंट स्टिक है। PW5 ने लाठीज से असॉल्ट का एलिगेशन लगाया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ इंसाइज्ड वुंड्स यानी शार्प वेपन से कट्स थे। सो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। PW3 क्या कह रहा है, PW5 क्या कह रहा है। PW3 कह रहा है कि यहाँ पर गंडासा से लगी उन्हें चोट, लेकिन मेडिकल एविडेंस में ऐसी कोई इंजरी मिली ही नहीं। और PW5 कह रहा है कि जो इंजरी हुई है ये असॉल्ट जो हुई है वो लाठीज के थ्रू हुई है, लेकिन जब हम मेडिकल एविडेंस के अंदर देखें तो असॉल्ट जो है वो शार्प एज वेपन से हुआ है। सो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शंस थे अगर हम अपने फैक्चुअल सिचुएशंस की बात करें। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 7 पे। FIR की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि क्या ये FIR टेंटेड तो नहीं थी कहीं। जब भी एक जेन्युइन FIR की बात करनी होती है, FIR क्या है, FIR को बेसिकली फर्स्ट वर्जन ऑफ इवेंट्स होना चाहिए और उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोर्ट ने पाया कि इन्वेस्टिगेशन ही फंडामेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब प्रायर नॉलेज, पुलिस को PW20 का स्टेटमेंट जो करीब 1:30 बजे रिकॉर्ड हुआ है,
ये स्टेटमेंट लेने से पहले ही ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन एफआईआर कब लॉन्च हुई है? 1:30 बजे करीब। और दूसरी बात, कॉन्ट्रोडिक्टरी अराइवल्स की अगर हम बात करें तो विटनेसेस ने टेस्टिफाई किया कि पुलिस विलेज में करीब 11 से 12 दिन में 11 से 12 के बीच में पुलिस वहीं थी। और एक विटनेस ने तो 9 बजे ही पुलिस स्टेशन गया था और वहां ये चीजें बता दी थी। सो कोर्ट ने इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए यहाँ ये हेल्ड किया कि ये जो एफआईआर है यही टेंटेड है, क्योंकि पहली बात तो एफआईआर क्या होना चाहिए? फर्स्ट वर्जन ऑफ इवेंट्स होना चाहिए। जैसे ही पता लगा अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। टेंटेड टेस्ट की बात करें तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं कर रहा है एफआईआर और डिले कर रहा है इस रिकॉर्ड करने में, तो वो टेंटेड एफआईआर होती है। और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है? इट इज अनसेफ टू रिलाई अपॉन दैट स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट वुड बी रेलिगेटेड टू सेक्शन 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट्स। सो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने भी यही कंक्लूड किया कि एफआईआर शायद डेलिब्रेशंस, कंसल्टेशंस और डिस्कशंस के बाद प्रिपेयर की गई थी, जो कि इंटायर इन्वेस्टिगेशन को टेंट कर देता है। इसीलिए PW20 का स्टेटमेंट जो है वो जेन्युइन एफआईआर नहीं बल्कि सेक्शन 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट बन गया। सो फेलियर ऑफ प्रूफ एंड अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, सो इन टेस्ट के अलावा भी प्रोसिक्यूशन का केस कई फेटल वीकनेसेस से सफर कर रहा था। जैसे कि हमने देखा कि इन्फॉर्मेंट PW20 ने कोर्ट में कहा कि वो फेंट हो गया था, लेकिन एफआईआर में उन्होंने डजन्स ऑफ अटैकर्स का नेम लिया कोर्ट में, ये बोलते हुए कि दूसरे विटनेसेस ने बताया था। जब उन विटनेसेस से पूछो तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि उन्होंने PW20 का नाम बताए। कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन केस इतना इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड अप है, इतना दूर है, मतलब सच के तरफ बिल्कुल भी नहीं है, कि उसको सेपरेट करना ही इम्परमिसिबल है। तो क्योंकि इससे कोर्ट को एक एब्सोल्युटली न्यू केस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, इसी वजह से एब्सोल्युटली सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश कंसीडर किया है इस केस को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ऑन प्रूफ देखे गए तो कंक्लूजन क्या निकाला? प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सो प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को मीट ही नहीं कर पाया। अक्यूज्ड को ये प्रूव नहीं करना था कि वो इनोसेंट है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है, प्रोसिक्यूशन को उनका गिल्ट कन्विंसिंगली प्रूव करना था। सो फाइनली यही ऑर्डर था कि जितने भी 11 अपेलेंट्स हैं उनको एक्विट कर दो, जितने भी 11 अपेलेंट्स हैं उनको एक्विट कर दो। और यहाँ कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दिया। तो इस केस का नाम है जैनुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस के अंदर जितने भी लोग अपेलेंट्स थे, जितने भी लोग कॉन्विक्ट्स थे, वो बेसिकली एक्विट हो गए और यहाँ कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। ये केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ ट्रुथ के बारे में नहीं है। ये केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ ट्रुथ के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि व्हाट कैन बी प्रूवन। और बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे कि आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को भी हमें एक्सट्रीम कॉशन के साथ अप्लाई करना चाहिए, खासकर उन केसेस में जहां लार्ज मॉब्स हैं, जहां एफआईआर ही क्वेश्चनेबल है, टेंटेड है और कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस वाले केसेस में। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को भी एक्सट्रीमली कॉशन के साथ आपको स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स आपको अपनाने चाहिए, एफआईआर की इंटीग्रिटी चेक करनी चाहिए और एविडेंस जो ऑक्यूलर एविडेंस है और मेडिकल एविडेंस है ये अलाइन होने चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं इतने इम्परमिसिबल नहीं होने चाहिए, इतने इम्प्रोबेबल नहीं होने चाहिए कि जो टेस्टिमनी कही है उसी को निगेट कर दे। सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ जस्टिस को सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को एक्विट कर दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन चैनल से। थैंक यू।